साहित्य निधि में आज सुनिए लेखक कमलेश्वर जी की लिखी हुई कहानी सीखचे। जिंदगी के दूसरे पहर में यदि सूरज न चमका तो दोपहरी कैसी। बादल आते हैं, फट जाते हैं, परंतु ये भूरे धुंधले बादल तो उसे हटते नजर ही नहीं आते। अगर उसका अपना दूसरा सूरज हो तो कैसा रहे। इस मोहल्ले में अधिकतर ऐसे लोग रहते हैं जो दिन भर दूसरों का कामकाज देखते हैं। दिन में एक बार खाना खाकर फिर चले जाते हैं तो रात को लौटते हैं। यही छोटे पेशेवर लोग हैं, लोहे वाले, बढ़ई, पीतल के बर्तन जोड़ने वाले आदि। ऊंचे और मध्य वर्ग तथा अछूतों की न्यारी बस्ती के बीच का ये मोहल्ला एक कड़ी है, यद्यपि अछूतों से कुछ दूर सा। इसी मोहल्ले में उसका मकान है और वो टूटे सीखचों से गली की ओर देख रही है। मंगरू लोहार का लड़का चमन सामने खड़ा है। पूरा आदमी है, बदन और आयु दोनों से। बाप तो लोहे और आग का खेल खेलते खेलते जलकर काला पड़ गया है, पर इसके बदन पर चिकनापन है और मांस में चमक। रोज राजा साहब के बाग में जाकर कसरत भी तो करता है। सुबह हाथ में कसरती जवानों की भांति पीतल की बाल्टी और ख़ास तौर से गर्दन और सिर में मिट्टी लपेटे जब आता है तो आंखों में कितना शौर्य, चाल में कितनी मर्दानगी होती है। ये केवल उसी की आंखें परख पाती हैं, क्योंकि वो अनायास ही उस समय ना जाने क्यों गली के छोर की ओर देखने लगती है। वो नहीं चाहती कि उनकी नज़रों को कोई और देख सके, यहाँ तक कि चमन भी। वो देखती ज़रूर है, पर उसमें कुछ ऐसा नहीं जिसका कोई मतलब निकाले। वो स्वयं अपने दिल को यही समझाती है कि ये देखना व्यर्थ है और उसका कोई विशेष प्रयोजन भी तो नहीं। परंतु ऐसा क्यों होता है कि जब चमन के आने का समय होता है तो उसके पैर अनजाने में आकर सीखचों के पास रुक जाते हैं, नज़रें राह पर टिक जाती हैं। हाँ, उसे चमन का बदन देखकर कुछ ईर्ष्या अवश्य होती है। उसके मतवालेपन पर वो कुछ रीझती है, पर चमन की इस बेफिक्र चाल को वो गुंडा चाल का ही नाम देती है। ये क्यों, ये नहीं जानती, पर वो देखती है। आदत सी पड़ती जा रही है। वो इसे रोकना चाहती है, पर इसमें बुरा क्या है। दुनिया में सभी सबको देखते हैं, पर उसमें कुछ बुराई तो नहीं। वो यूं ही देख लेती है। ये कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर बहुत सोचा विचारा जाए। अच्छे और बुरे का भेद किए बगैर भी तो बहुत से काम मनुष्य रोज ही किया करता है। वो रोज काम करती है, सुबह से शाम तक। यदि इस समय आकर कुछ देर इस गली की चहल पहल देख लेती है तो क्या बुरा है। और फिर इसे बुरा बताया ही किसने। गली में एक आध खोमचे वाले चले जा रहे हैं, टन टन करते रिक्शे वाले भी भाग रहे हैं, और ये इक्का पुराना खच्चर सा, लोहे की पत्तियों की टेढ़ी मेढ़ी छत, टूटे फूटे पटरे और फटी फटाई मैली सी गत्तियाँ, खूसट बुढ़ा हाँकने वाला। पर यह घोड़ा कितना अच्छा है, नया नया सा सफ़ेद। क्या जोड़ा बैठाया है किसी ने, बोरे में मखमल का पैबंद। किसी के खांसने की आवाज़ आई। उसकी आंखें सामने खड़े चमन पर टिक गईं। वही खांसा था। एक क्षण को उसकी दृष्टि चमन से मिली। आज उसकी आंखों में नया रंग उभर रहा था। पिछले दिनों की धूर्तता और पाजीपन उसमें न था। वो मुस्कुरा भी रहा था। कुछ अपनापन है मुस्कुराहट में, कुछ को जान पहचान की परछाई भी। वो देखती रहे या नहीं, उसने अपनी दृष्टि हटा ही ली। कुछ क्षणों बाद ही फिर उसने देखा। चमन अब भी ताक रहा था, लेकिन उसने नज़र हटाते हुए न देखने का उपक्रम किया। शाम होने को थी, उसे भूख लग रही है। आज दिन भर बिना खाए हो गया, क्योंकि वो दुकान यूं ही चले गए। उसका क्या कसूर था। अगर अपनी बास्केट की जेब में 10 रुपये का नोट गिरा आए तो वो क्या करे। खुद तो नोट बन नहीं सकती, और उसके पास भी तो 10 रुपये नहीं जो देकर उनका दिल भर दे। गलती अपनी, गुस्सा घरवाली पर। जरा सी मिर्च ज़्यादा हो गई, चल दिए। ऐसे में कोई बड़ा बूढ़ा होता तो इंसाफ की कहता, बस जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। खाना पकाने में देर हो जाए तो ज़मीन सिर पर। दुकान की चाबी देना भूल जाओ तो झिड़कियाँ और फटकार की तबीयत हरी हो जाए। घर की परचूनी की दुकान और 4 दाने दाल के लिए, 2 बूंद तेल के लिए पड़ोस का मुंह देखना पड़ता है। उन्हें मतलब भी क्या। घर ना खाया बाजार में लेकर खा लिया। फिर फिक्र किसकी। उसे तो रेगिस्तान ऊँट समझ लिया है। क्या कद्र है उसकी घर में। यही ना कि दीवारें सहमी सी खड़ी रहती हैं, फटे चिथड़े सांस रोके तार पर चमगादड़ों की भांति लटके रहते हैं। सब सामान स्थिर रहकर उसके महान किंतु व्यर्थ सम्मान की घोषणा मूक शब्दों में करता रहता है। बेज़बान अलमारियां, घर के बर्तनों और मसाले की 2-4 शीशियों पर उसका राजसी अधिकार है। शेष पर वो यही सोच रही थी कि
आलू मसालेदार की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसे ध्यान आया कि सींगचे की छड़ी पकड़े वो देर से खड़ी है। चमन ने आलू वाले को रोका। उसने आलू लिए और जंगलियों की भांति उंगली चाट चाट कर खाने लगा। उसका दिल हुआ कि 4 पैसे के आलू लेकर वो भी रोटी के साथ खा लेती, क्योंकि सब्जी सब उन्होंने फेंक दी है। पर वो घर से निकल नहीं सकती, बाहर के दरवाजे तक जा नहीं सकती। अगर गई तो माखन की बूढ़ी माँ, जो हर समय बाहर चौखट पर बैठी रहती है, रात को ही उन्हें खबर दे देगी। वो इन अर्ध सभ्य गली के परिवारों में अपने खंडहर घर की पुरानी परंपराओं की प्रतीक प्रतिमा है। गली के सभी परिवारों का काला इतिहास है, पर उसके घर की बातें इन लोगों के लिए आदर्श हैं, और यही कारण है कि उसके घर का नाम भी है और सम्मान भी। मंगरू लोहार की बीवी एक बार भाग चुकी है। दीना स्वयं किसी को अपने घर ले आया है। केवल इसका विवाह नंदलाल बनिए से अधकचरे सनातनी रिवाजों से हुआ है, जिसकी साक्षी अग्नि थी, और मंत्रों के ताने बाने में उसके जवान हौसलों, नई उमंगों को कस दिया गया था। वो जैसा भी था, उसका सब कुछ था। यह प्रतिदिन का व्यवहार वो कैसे सहन करेगी? एक दिन हो तो ध्यान भी ना दे, लेकिन रोज ही तो ये छोटे छोटे पर गंभीर झगड़ों की समस्याएं सामने अड़ी रहती हैं। 2-2 पैसे के लिए तरसती है। सींगचे की छड़ उसके हाथ में थी और मस्तिष्क कुछ पुरानी बातों के हाथ में। लगभग 1.5 साल बीतता जा रहा है। वो जो कुछ चाहती है उसे न मिल सका। एक बार कितने प्रेममय और अधिकारपूर्ण शब्दों में उसने कहा था कि एक छींट की साड़ी उसके पास भी होती। दीना कलईगर की धोबिन औरत अगर पहन सकती है तो वो क्यों नहीं? वो तो नंदलाल महाजन की पत्नी है, जिसकी दुकान में सैकड़ों का माल भरा पड़ा है, और रोज़ का मुनाफा भी तो 2-3 रुपए से कम नहीं। माखन की बूढ़ी माँ अगर 2 आने रोज के पान चबा सकती है, तो क्या वो 2 पैसे के पान चबाकर अपने होठों को लाल नहीं रख सकती? उसका चौड़ा माथा सूना है। बाल संवारने की सींग की कंघी को टूटे पूरे 3 महीने हो चुके। नाक में लौंग के स्थान पर झाड़ की सींक है। पैरों में महावर लगाने के लिए गुलाबी रंग भी तो नहीं। और कान, खैर वे तो बालों और धोती में छिप जाते हैं। पर यह सब भी वो किसके लिए करना चाहती है? उन्हें इन सब बातों का शौक ही नहीं। जब भी कभी कहो तो पिछली 2 पत्नियों की मिसालें सामने रखने लगते हैं। अगर ऐसा ही था तो दूसरी आग लगाकर मरी क्यों जाती? उफ, चाचा ने क्या समझकर ब्याह दिया। काश बाबू जिंदा होते तो इस उथले पानी में हाथ पैर बांध कर न डाल देते। इस पानी में ना तो तैरा ही जा सकता है और ना ही डूबा जा सकता है। दिन भर वो घर की रखवालिन के रूप में, और उसके बाद लंगड़ाती दम तोड़ती वासना की पूर्ति के लिए। रात को जब लौटते हैं तो कैसी बदबू मुंह से आती है। अपनी तमाम पुरुषोचित शक्तियों को उभारने के लिए दारू भी तो पीने लगे हैं। बस एक आदत जो पड़ गई है, उसी की खातिर जवान जिंदगियों से खेल खेला गया है। यह जीवन बेकार है। यह जीना नरक से बदतर है। इन अभावों और यातनाओं के बीच से यदि वह उठ जाए तो कैसा रहे, कितना अच्छा हो। दाता 1 पैसा, बूढ़ी मोहताज को कोई 1 पैसा। एक जर्जर बूढ़ी भिखारिन की आवाज़ उसके कानों में टकराई। स्थिति का ज्ञान होते ही उसके शरीर में एक बारगी भीषण गर्मी सी दौड़ गई। सींगचे की छड़ें कठोर होती गईं और उसका उद्भ्रांत मन पसीज कर पसीने के रूप में बाहर निकल पड़ा। एक गहरी सांस छूटकर हवा में मिल गई। ले बूढ़ी पैसा, तभी चमन ने बूढ़ी से कहा। भगवान भला करे तेरा, कहते हुए बूढ़ी ने अपने कांपते गंदे हाथ उसके आगे बढ़ा दिए। एक काम अगर तू करे तो तुझे एक चवन्नी दूं। चमन ने बड़े अंदाज से ऊंचे लहजे में अपनी दरियादिली दिखाते हुए कहा। अरे क्या काम है बेटा जो ये 60 बरस की बुढ़िया तेरी खातिर कर दे? बूढ़ी ने कृतज्ञता दिखाते हुए कहा। ये कि रात में तू चवन्नी की संख्या खाकर लेट जा। चमन ने घूरते हुए कहा। ओरे बेटा, हम बूढ़ी से मखौल, जे जोनी ना जाने कैसे मिलत है, दाता सबे बनाए रहें। कहती हुई बुढ़िया खिसियाई सी चल दी, और चमन उसकी झुकी पीठ को देखकर ऊंची हंसी में हंस रहा था। वो कुछ क्षणों को चमन की इस विस्तृत आज़ाद हंसी में खो सी गई। ये वो जवान हंसी थी जो उसने अपने जीवन में शायद पहली बार सुनी थी। आवाज़ की वो मधुर तीक्ष्णता जिसमें यौवन के गर्म रक्त की गर्माहट थी, उसके सारे शरीर में एक नशीली गुदगुदी सी पैदा करती चली गई। उसने एक बार नैनों से विस्तार से परे चमन को देखने की कोशिश की, और उसने देखा। चमन की आंखें भी मिलीं। एक बार उसका हृदय नवीन आकांक्षाओं से धड़क उठा। चमन उसे देख रहा है, और वो आज खड़ी है,
वो देख रहा है पर वो खड़ी रहेगी। चमन के विषय में जो बातें सुन रखी हैं, आज इस समय वो उन्हें एक बार सहानुभूतिपूर्ण वातावरण में दोबारा दोहरा लेना चाहती है। वो एक मिल में कामदारों का जमादार है, अच्छा कमाता है, अच्छा पहनता खाता है। बाप के लोहे के कारोबार से उसे चिढ़ है। कुछ ही दिनों बाद शायद मिल की ओर से मिलने वाली कोठरी में भी चला जाएगा। गृहस्थी के झंझटों से अभी तो दूर है। कितना बेफिक्र, स्वतंत्र, चमकदार आंखें और साथ ही साथ कितना सहृदय और प्रसन्नचित्त। क्या वो चमन को कभी और पास से देख सकेगी? ये गली का व्यवधान और सीखचे। एक बार जोर से उसने छड़ों को झकझोर डाला। कमज़ोर लकड़ी में फंसी होने के कारण छड़ें खड़खड़ा उठीं। एकदम जोर का शोर मच उठा। चमन की आंखें सीखचे पर टिक गई और मुंह की आभा के साथ साथ होंठों पर मुस्कान नाच उठी। उसने सीखचों के इस पार कुछ गहरी सी चीज महसूस की, पर अनजान बनी खड़ी रही। हृदय की सीमित स्थिर झील एक बारगी कांप गई। उसके शरीर में नवीन स्फूर्ति आ रही थी और उसका ध्यान पारिवारिक बोझिल विचारों से उन्मुक्त हो यौवन की आशाओं और अरमानों की घाटियों के चढ़ाव उतार पर फिसलने लगा। अगर वो ऐसा करे, इन लोहे की छड़ों को तोड़ सके, अपनी सांसों की गति बदल सके, अपने पिछले पदचिन्हों को मिटाकर नए कदम बढ़ाए, अगर वो जीवन के लक्ष्य तक दूसरी पगडंडी से जाए, दुनिया की गति में थोड़ी सी देर के लिए गतिहीन होकर कुछ क्षण पथ के एक किनारे खड़े होकर नवीन दिशा की ओर देखे। लेकिन दुनिया क्या कहेगी? यही ना कि वो भटक गई, वो दौड़ में पीछे रह गई। तभी उसका हृदय तिलमिला उठा। बेबसी की सांस गर्म वायु बनकर गले में अटक कर रह गई और पेट में अंगार से दहक उठे। आंखें नम होकर उबली उबली सी हो गईं। तभी उसके कानों में करुण रुदन का तीव्र स्वर टकराया। एक बार फिर उसने महसूस किया कि वो सीखचा पकड़े खड़ी है। सामने गली है और चमन खड़ा है। रोने की आवाज़ निरंतर बढ़ती गई और कई स्वर मिलकर उसे तीव्रता प्रदान करते गए। मकानों से और औरतें निकल निकल कर उस ओर चल दीं। तभी एक स्त्री ने सूचना दी, हीरालाल काका मर गए। चलो करनी सुधर गई। 80-85 की उम्र, ऊपर से कोढ़ का रोग, एक ने संतोष प्रकट करते हुए कहा। बेचारी बुढ़िया काकी तो अब उनकी बीमारी से परेशान आ गई थी। बूढ़े हाड़ कहाँ तक सेवा करती, दूसरी ने बात और बढ़ाते हुए कहा। उसके नेत्रों के सामने हीरालाल का चित्र उभर आया और पृष्ठभूमि का रुदन उसके मन की गहराइयों में समाता गया। एक चित्र उभरा जब काकी सामने वाले घर में रहती थी। शादी के बाद हीरालाल काका ने उसे छोड़ दिया था। माखन की माँ बताती थी कि इसी सामने वाली कोठरी में काका ने काकी को 4-4 दिनों तक भूखा बंद रखा, खूब पीटा, चांदी के सब जेवर ताड़ी में गंवा दिए। यौवन की बहारें ग्रीष्म की शुष्क उसासे बनते देर न लगी और हीरालाल का मांस कोढ़ से गल गल कर गिरने लगा। काकी ने सारी ज्यादतियों और पशु समान व्यवहारों को भुलाकर सेवा की और परेशान आ गई। पर आज जबकि उसकी बूढ़ी पीठ का भारी पत्थर लुढ़क कर गिर गया तो वो रो रही है। क्या ये करुण आवाज़ें उसकी आत्मा की हैं? आज तो उसे सुखी होना चाहिए था। जीवन का वजन हल्का हो गया है, बुढ़ापे की परेशानियां छूट रही हैं, पर वो है कि रो रही है। उसे दुख है, अथाह दुख, पति की मृत्यु का। उस पति का जिसने दुलार और प्यार के स्थान पर दुत्कार और ठोकर से काम लिया, जिसने मांसल शरीर की गुदाजगी का जंगली पशु के समान उपभोग किया, जिसने केवल हड्डियों को अपनी लौह भुजाओं में कसकर तोड़ना मरोड़ना जाना, जिसने बुढ़ापे में भी चैन न लेने दिया, उसके लिए वो रो रही है। उस पति के लिए संसार की करुणा केंद्रीभूत कर रही है। पति के लिए तो पति में ऐसी क्या विशेषता है? वो बूढ़ी काकी क्यों चीख चीख कर गला फाड़े डाल रही है? क्योंकि उसका सुहाग लुट गया। वो कोढ़ी सुहाग जिसे उसने धो धो कर मरहम पट्टी से संजोया था, वो सुहाग जो गल गल कर टपक रहा था। और जब लड़ाई से खबर आई थी कि सोहन गोली लगने से मर गया तो उसकी जवान पत्नी ने पूरे 3 महीने मातम मनाया था। खाना पीना छोड़ दिया था, रातों सिसकी, दिन भर गंगा जमुना बहाई, जबकि पति की आवश्यकता उसे कभी न पड़ी। पर वो रोई, गला फाड़ फाड़ कर रोई, पूरा मातम मनाया। सिर का सिंदूर, हाथों की चूड़ियाँ और पैरों के बिछुए सभी तो स्वयं छोड़ दिए थे। और तब उसके दिमाग ने कुछ विचित्र से प्रश्न किए। उन 7 फेरों में क्या विशेषता है, क्या शक्ति है? पंडित लोग मंत्र पढ़ने के बहाने कुछ जादू टोना तो नहीं करते?
ये लगाव कैसे हो जाता है? इन चक्करों में क्या करामात है? बूढ़ी काकी क्यों रो रही है? सोहन की औरत ने क्यों उसा से भरी थी? संभवतः ये कोई ऐसा रहस्य है जिसे स्त्री ऐसी दुखद घटना के बाद ही जान पाती है, क्योंकि इसमें गहराई तो अवश्य है। तभी तो बूढ़ी काकी उन समस्त ज्यादतियों को भुलाकर आज ही समझ पाई है। सोहन की पत्नी ने सब सुखों को चखने के बाद भी इस स्वाद के अभाव में गंगा जमुना बहाई थी। तो पति में ऐसी क्या विशेषता है? वो स्त्री के लिए कैसा वरदान है? इस गुत्थी को सुलझाना चाहती है। उसकी सांस तेज होती गई, आंखों के सामने काले बादल छाते गए और उसका सूरज छिपता गया। दिशाएं लापता होती गईं। कालिक ने चीख चीख कर कहा, वो जैसा भी है तेरा सब कुछ है। कुछ ही नहीं, बहुत कुछ है। और डगमगाती परंपराओं और लड़खड़ाती मान्यताओं और कांपते विश्वास के भारी भारी पत्थर उसके रूई से हल्के हृदय पर गिर गिर कर जमते गए। वो इन पिछले कुछ क्षणों को भुला देना चाहती है। यंत्र की भांति वो ठीक पीछे सरकी, आंखें उठीं और मुर्दा पुतलियां चमन पर टिक गईं। गरम उसास का झोंका प्राणवायु के समान निकलकर हवा में मिल गया। धीरे धीरे उसने टीन की खिड़कियों को बंद कर दिया। चटकनी चढ़ाई रही थी कि खट से कोई वजनी चीज टीन से टकरा कर लड़खड़ाती नीचे गिर पड़ी। उसने एक बार फिर दरवाज़ा खोला। देखा चमन हाथ में ईंट का टुकड़ा लिए उस ओर फेंकने को ही था कि उसे देखकर ठिठक गया। उसने जोर से खिड़की बंद करके चट से चटकनी चढ़ा दी। गर्दन आप से आप मुड़ गई और मुख पर कुछ सरल घृणा के चिन्ह उभर गए। खट 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 किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो कुछ सोचकर चली ही गई। देखा रामू था। उसने खबर दी, ननकू चाचा ने कहा है कि आज रात वो घर नहीं आएंगे। हमसे कहा था कि घर की तरफ जाओ तो कहते जाना। इतना कहकर वो चल दिया। उसने जब प्रश्न किया क्यों, तो उत्तर लापता था। उसके पैर आप से आप जाकर सीखचों के पास रुक गए। उन्हें खोला। गली में इक्के थे, रिक्शे थे, खोमचे वाले भी थे, पर चमन चमन नहीं था। भावनाओं का उफान शक्ति क्षीण होने के कारण सीमा में सिमट कर रह गया। पलकों में उमस सी भर गई। नजरें झुक गईं। एक बार जोर से उसने छड़ों को दबोचा। वे कठोर थीं। उसे लगा मानो वो कह रही हूँ, पुरानी और जर्जर होते हुए भी तुमसे अधिक मजबूत हूँ। तुम मुझे तोड़ोगी? आंखों में उमस बढ़ती गई। पेट में गर्म वायु के बवंडर उठे और उसे एक बारगी झकझोर गए। उसने सीखचे बंद कर दिए। सामने निर्जीव कपड़े उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। निष्प्राण बर्तन और मसाले की शीशियां स्तब्ध उसे ताक रही थीं। मुंदी अलमारियां शब्दहीन खड़ी थीं, जिन पर उसका पूर्ण अधिकार था, पूरा आधिपत्य था। पर उसकी नज़रें झुकती गईं और अधखुली नज़रों से उसने देखा कमरे की कालिक बढ़ती जा रही थी। हवा बंद हो रही थी। धुएं से भरे भरे धुंधले बादल कमरे में भरते जा रहे थे और कमरे की दीवारें चारों ओर से सीमा को छोटा करती मानो उसकी ओर खिसकती आ रही थीं। वे भारी भारी चूने और ईंट की दीवारें उसके नन्हे रुई से हल्के हृदय को दबोचकर जकड़ने के लिए। अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर जी की लिखी हुई कहानी सीखचे। ये कहानी 1950 में प्रकाशित हुई थी।